सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंटेरिक या फिर टाइफाइड फीवर, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, जो कि आपका नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसमें बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक मोटिवेशन ले लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि नीट एस्पायरेंट का नंबर बढ़ता जा रहा है प्रत्येक ईयर। इस बार जो है 22 लाख हो चुका, लेकिन अभी तक इनरोलमेंट चालू है। ठीक, तो चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है। चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। ठीक है ना। तो हम लोग को रास्ते पे चलते रहना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हर हमेशा फल का टेंशन करते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट को देखना नहीं है, मेहनत कीजिए, रिजल्ट कुछ ना कुछ होगा ही, रिजल्ट तो कुछ ना कुछ होना ही है। ठीक ना, तो मेहनत करते रहिए। तो चलिए हम लोग टाइम ज़्यादा इधर उधर वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये पूरा का पूरा डिजीज़ पे ही है, आप बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग को ये बहुत ज़्यादा काम आता है, तो आप देख करके पता चल जाएगा, समझे। तो ये नीट एस्पायरेंट के अलावा सभी के लिए है जो कि खुद के बारे में अवेयरनेस रखना चाहते हैं। ठीक, तो चलिए पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज़। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि पहले कैसे चेक किया जाता था। ब्लैक वाइल, अगर किसी में ब्लैक वाइल पाया जाता था तो उसको मतलब बताया जाता था कि बुखार है। ये हम लोग का आयुर्वेदा भी मान रहे थे, और इसके बाद जो है हिपोक्रेट्स का भी मानना यही था। तो चलिए अब हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो अब डिजीज़ अगर देखने चले तो हम लोग दो टाइप्स का डिजीज़ होता है। तो डिजीज़ दो टाइप्स का क्या होता है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं। तो हम इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि कम्युनिकेट करता है वन पर्सन टू अनदर। समझ में आ रहा। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है कि नॉन कम्युनिकेबल, यानी अगर किसी में है तो उसी में रहेगा, किसी और में नहीं जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ। गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड जनरली नॉट सीवियर। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में देखा जाता है कि जनरली सीवियर डिजीज़ इसमें नहीं होता है। ठीक ना। और लेकिन कुछ कुछ आपका जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है बहुत ही घातक होता है, जानलेवा होता है, जैसे कि एड्स के बारे में जान रहे हैं, साइफिलिस के बारे में आप जानते हैं, जो कि ये सब सेक्सुअली एक्वायर्ड डिजीज़ हैं। तो ये सब बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो इन्फेक्शियस जो होता है उसमें माइल्ड टू मॉडरेट टाइप ऑफ डिजीज़ होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसा डिजीज़ जो कि घातक होता है, जो कि हम बताएं। ठीक ना, जैसे एड्स हो गया, साइफिलिस हो गया, ठीक ना, गोनोरिया सब हो गया, ये सब है। ठीक, अब नॉन इन्फेक्शियस की अगर बात करें तो वो क्या होता है, ये एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। ठीक, इसमें जनरली जो होते हैं काउज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर एंड माल न्यूट्रिशन। ये जो होता है जनरली आपको माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, या फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर से। मान लीजिए आपके परिवार में पहले किसी को था कोई डिजीज, तो वो ट्रांसमिट हुआ है आपने। ठीक, तो वो होता है। समझ में आ रहा। तो ये फैमिली ट्री को फॉलो करता है, फैमिली या फिर पेडिग्री एनालिसिस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। समझ में आ रहा। अब जैसे कि इसमें देखिए कैंसर की अगर हम बात करें तो एक मेजर कॉज ऑफ डेथ, और ये आपका क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। समझ रहे हैं। और फिर इसमें अगर हम टीबी की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस की, तो ये भी कहीं ना कहीं जेनेटिक होता है और इन्फेक्शियस भी होता है। तो नॉर्मली इन्फेक्शियस होता है, और बात करें तो जेनेटिक भी होता है ये। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक सेकेंड। अब देख लीजिए यहाँ पर कॉमन डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। तो कॉमन डिजीज क्या है, इसके बारे में देखने जा रहे हैं। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथेस काउस डिजीज। तो ये सब जो देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, और
उसमें से सभी अच्छे नहीं होते, कुछ कुछ डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया बैक्टीरिया, तो अब बैक्टीरिया में सभी बैक्टीरिया जो है डिजीज कॉजिंग नहीं होते, वायरसेस डिजीज कॉजिंग नहीं होते सभी के सभी। तो लेकिन हम लोग जो डिजीज कॉजिंग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथेस कॉज डिजीज। तो दिस ऑल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो यानी ये सभी के सभी डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म जो है हम इसको क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा। अब द डिजीज कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कॉजेटिव या फिर इन्फेक्टिंग पैथोजेंस। यानी हम लोग पैथोजेंस के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, डिजीज को वेरियस टाइप्स में बांट देते हैं। अब जैसे कि बैक्टीरिया से हुआ, अब बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से अगर कोई डिजीज होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। अगर आपको वायरस के इन्फेक्शन से होता है तो हम उसको वायरल डिजीज कहते हैं। या फंगी के इन्फेक्शन से होता तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको फंगल डिजीज कहते हैं। या फिर प्रोटोजोन से होता तो क्या कहते हैं, प्रोटोजोन्स डिजीज, या फिर हेलमिंथ डिजीज। समझ में आ रहा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे वही चीज़ है और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। ये देखिए, टाइप्स ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू पैथोजेंस। तो वही बात है, ये चार्ट में हम शो कर दिया सब आपका। डिजीज और इन्फेक्शन के अनुसार, इन्फेक्शियस एजेंट के अनुसार से बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है, प्रोटोजोल हो सकता है, और हेलमिंथेस हो सकता है। ठीक ना। अब पैरासाइट के बारे में थोड़ा सा जान ले रहे हैं। पैरासाइट का मतलब था परजीवी, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड और भोजन के लिए। ठीक, द ऑर्गेनिज्म दैट लिव और फीड ऑन अदर या फिर होस्ट टू सर्वाइव। अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पूरा जीवन के लिए, यानी सर्वाइव, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए रख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। मोस्ट पैरासाइट आर पैथोजेनिक इन नेचर, हेंस हार्म द होस्ट। तो अधिकतम अगर हम देखें पैरासाइट का नेचर, तो वो क्या होता है, हार्मिंग नेचर होता है। हार्मिंग नेचर कहने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो हानि पहुंचाता है हम लोग को। ठीक ना। यानी होस्ट को, जिस होस्ट को वो अटैक कर रहा है या जिस होस्ट पे वो रह रहा है, उसको क्या करता है कि हानि पहुंचाता है। ठीक, तो चलिए देखें क्या कहते हैं। पाथ ऑफ एंट्री, हाँ, अब ये जो है कि मतलब इन्फेक्टेंट कह सकते हैं या फिर पैथोजेंस कह सकते हैं, वो इंटर कैसे करता है हम किसी भी होस्ट का बॉडी में। तो इंटर करने का बहुत सारे तरीका है या फिर बहुत सारे रास्ता है। जैसे कि माउथ से इंटर कर सकता है, नोज से इंटर कर सकता है, स्किन से कर सकता है, वॉन्ड से कर सकता है। ठीक ना। यानी मान लीजिए घाव है तो उससे इंटर कर सकता है। ठीक, अब पैथोजेंस इंटर द बॉडी एंड डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी बाय मल्टीप्लाइंग इट्स नंबर। अब जैसे ही एक बार वो एंट्री कर लेते हैं, चाहे किसी भी मीन्स से हो, या स्किन के थ्रू हो, या माउथ के थ्रू हो, या फिर नोज के थ्रू, किसी भी जरिए अगर वो अंदर चला जाता बॉडी के, तो वो फिर क्या करता है कि नॉर्मल फंक्शंस जो होते हैं बॉडी को, उसको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक, समझे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, पैथोजेंस एंड इट्स एडजस्टमेंट इन द होस्ट बॉडी। अब कोई भी पैथोजेंस जो बॉडी में जाता है, तो वो वहाँ का एनवायरनमेंट तो ज़रूर जानता होगा, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट वहाँ का पता नहीं होगा और वहाँ पर अगर एडजस्ट नहीं कर पाएगा और एडेप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो तो मर जाएगा। फिर वो जो मिशन से जा रहा है तो वो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक, कुछ डिस्ट्रॉय कर नहीं पाएगा या कुछ डिस्टर्ब कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो भी पैथोजेंस इंटर करता बॉडी में कोई भी पार्ट में, तो वो उस जगह का इन्वायरमेंट जान लेता है, मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट पता होता है उसको। ठीक, तो देखिए क्या लिखा हुआ, हाउ पैथोजेंस एडजस्ट होस्ट इन्वायरमेंट। पैथोजेंस हैव टू एडप्ट टू लिव विद इन होस्ट इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल, द पैथोजेन दैट इंटर्स द गट must know a way of surviving in the stomach at low pH and resisting various digestive enzymes। यानी अब गट का कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई माउथ के थ्रू जा रहा है, ठीक ना, अगर कोई भी पैथोजन माउथ के थ्रू जा रहा है, तो उसका तो अल्टीमेट गोल है कि वो स्टमक में ही जाएगा। और आपको सबको पता है कि स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर पीएच देखने चले तो कितना होता है, 1.5 से लेकर के 2.5 तक होता है। ठीक ना।
तो ये होता, और ये समझ रहे हैं कि एसिड का पीएच जितना कम होता वो उतना ही घातक होता, उतना ही हानिकारक होता। तो अब सोच लीजिए कि ये पीएच पर अगर वो सर्वाइव कर पाएगा तब तो जा रहा है, अगर इस पीएच पे अगर सर्वाइव नहीं कर पाता तो उसका जाना या नहीं जाना, फिर डिजीज कॉज कर ही नहीं पाता वो। ठीक, समझ रहे कि नहीं? तो ये बात है। और हम लोग का जो ढेर सारे एंजाइम्स है उसको भी मतलब सह पाना, तो सबसे रेसिस्टेंस होना, उसका मेन बात है कि अगर वो बॉडी में जा रहा है तो उसको उसका रेसिस्टेंट पावर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो यानी जो भी बैक्टीरिया हम लोग का बॉडी में या फिर पैथोजेंस एंटर कर रहा है तो वो उस जगह का एनवायरनमेंट से भली भांति परिचित होता है। We will discuss few members of the following groups of pathogens with cause preventive measures in brief। तो हम लोग जो है कुछ पैथोजेंस का नंबर उठा, कुछ पैथोजेंस मतलब जितने जितने भी यहाँ पर पैथोजेंस हम देखें तो उसमें से कुछ कुछ मेंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर। लेकिन आज का जो ये टॉपिक है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ साल्मोनेला टाइफी यानी कि सिर्फ और सिर्फ टाइफाइड के बारे में हम पढ़ने वाले, बाकी के जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इस ग्रुप में से किसी किसी मतलब कुछ कुछ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है मेनली हम लोग का साल्मोनेला टाइफी पे है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। ये रहा, तो देखिए साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन या फिर टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है यहाँ पर देख रहे हैं आप, इंटेरिक फीवर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? हम इंटेरिक फीवर के नाम से जानते हैं। ठीक ना? हाँ, तो अब देखिए साल्मोनेला टाइफी, अब पैथोजेनिक बैक्टीरियम फॉर टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन। तो अब ये क्या है, साल्मोनेला टाइफी की अगर बात करें तो वो क्या है, एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है। अब बैक्टीरियम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सिंगुलर है, अकेले है, सिर्फ और सिर्फ, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर एक ही बैक्टीरिया है, तो इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको बैक्टीरियम कहते हैं। ठीक, और क्या काउज करता है? टाइफाइड फीवर, किसमें? ह्यूमन में। अब इसका रूट ऑफ एंट्री अगर हम देखें तो क्या है, नॉर्मली गट है। गट कहने का मतलब माउथ। तो अब देखिए जैसे कि हम गंदा खाना खा रहे हैं या गंदा पानी पी रहे हैं, ठीक, तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर अगर हम इंजेस्ट कर रहे हैं यानी खा रहे हैं तो उसके थ्रू ये जाता है और फिर तहलका मचाता है। क्या तहलका मचाता? इंटरेस्ट टू द इंटेस्टाइन बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सही बात है, वही जो हम बोले यहाँ पर, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के जरिए अंदर जाता है, फिर उसके बाद ये अपना रंग रूप दिखाता है। इट माइग्रेट टू अदर ऑर्गन वाया ब्लड सर्कुलेशन, और फिर वहाँ से अलग अलग जगहों पे विजिट करता है, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में को विजिट करता है और उसको डिस्टर्ब करके आता है। ठीक, समझ रहे हैं? तो जाता कैसे? अब शुरू में तो गट से गया, गंदा गंदा पानी या गंदा भोजन के जरिए, अब अंदर जाने के बाद वो ब्लड में गया, अब ब्लड के सर्कुलेशन से वो हर जगह पहुंच रहा है। समझ रहे हैं? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये रहा आपका साल्मोनेला टाइफी, ऐसा ही दिखता है। साल्मोनेला टाइफी आपको अगर क्या कहते हैं, चेक अगर करते हैं लेबोरेटरी में तो कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक, अब सिम्टम्स की बात करें, अगर किसी को टाइफाइड फीवर होता है, अगर किसी को टाइफाइड फीवर होता तो क्या क्या सिम्टम्स उसमें आ सकता है और सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, या फिर क्या टेस्ट कर सकते हैं हम इसके लिए, है ना? अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो जाए तो ये जनरल लोगों को भी जानना चाहिए कि भाई हम, अगर आपको टाइफाइड फीवर हुआ तो कुछ जान करके जाओ, कुछ सीख करके जाओ, ये नहीं कि मतलब कुछ भी कह दिया तो करवा लिए। ठीक, तो अब देखिए क्या होता है, सिम्टम्स क्या है नॉर्मली, आपको सिम्टम्स क्या आएगा, हाई फीवर रहेगा, मतलब लगातार हाई फीवर रहेगा। ठीक, और कितना रहेगा टेम्परेचर, 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड ये रहेगा। समझ रहे हैं? अब वीकनेस बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको स्टमक पेन रहेगा। ठीक, और फिर कंस्टिपेशन तो होगा, यानी अब सोच लीजिए कि आप खा रहे हैं, खा तो रहे हैं पर निकाल नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगा ना भाई। खा रहे हैं और निकाल नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर आगे खाने का तो मन नहीं करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये बात है। फिर माथा दर्द करेगा, ठीक, भूख नहीं लगेगा। भाई आप जो एक बार खाएं वो अगर नहीं निकल पा रहा है बाहर तो फिर कैसे खाइएगा? तो वही बात है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा आपको। ठीक, अब सीवियर, तो ये तो हुआ नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक ना। अब सीवियर कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है प्रॉब्लम, समझे? तो कॉम्प्लिकेशन मतलब प्रॉब्लम या समस्या।
तो क्या समस्या होगा, सीवियर समस्या, अगर बहुत ही भयानक कहते हैं जिसको, तो क्या होगा, प्रोलिफरेट इंटेस्टाइन एंड कॉज डेथ। तो ये क्या करेगा कि आपका जो आंत है उसको प्रोलिफरेट कर देगा, समझ रहे हैं, उसका वाल को तोड़ फोड़ कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक अल्टीमेट है कारण कि डेथ हो जाएगा, मर जाएगा इंसान जिसको हुआ। ठीक, अब कन्फर्मेशन टेस्ट, अब टेस्ट कैसे करेंगे कि टाइफाइड है या कोई और फीवर है, समझ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली विडल टेस्ट करवाएंगे। ठीक, विडल टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद है सीबीसी टेस्ट करवाएंगे। तो सीबीसी में होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, यहाँ पर टोटल हम लिख दिए हैं, समझ रहे हैं, टोटल की जगह आप कंप्लीट लिख देंगे। ठीक, देखिए सेंस वही है, बस शब्द अलग है। तो टोटल की जगह क्या लिख देंगे आप, कंप्लीट ब्लड काउंट। और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ बताने का नहीं था आपको, फिर भी बता रहे हैं हम आपका नॉलेज के लिए। और मेडिसिन तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं एक दो ठो। क्या है, फ्लोरोक्यूनोन, क्यूनोलोन, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये टेबलेट जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, एक बात याद रहे कि अपने मन से नहीं लेना है, एक फिजिशियन के पास जाना है, चेक करवाना है। अगर वो वहाँ पर कंफर्म हो जाए कि टाइफाइड फीवर है, तो वो जो डिसाइड करे, जो डिस्क्रिप्शन दे आपको या फिर जो प्रिस्क्राइब करे आपको, उसके अनुसार से लेना, अपने से कोई चीज़ नहीं लेना। ठीक, समझ रहे हैं, ये ऐसे बता दिया। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हुआ इसका। अब ये देखिए, अब इसका जितना भी पढ़े हैं इसको हम फिगराइज फॉर्म में एक बार देख लेते हैं, एक तरह से रिवीजन मान लीजिए। ये देख लीजिए क्या रहेगा, हाई फीवर रहेगा, चिल, चिल कहने का मतलब ठंडा लगेगा। बुखार आएगा तो उससे पहले क्या लगेगा, ठंडा लगेगा आपको। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, खाने का मन नहीं करेगा। फिर स्टोमक एक, या फिर कहते हैं कि कह सकते हैं एब्डोमिनल पेन। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर होगा तो बॉडी पे लाल लाल धब्बा होगा, ठीक, जिसको कहते हैं रोज स्पॉट रैश, यूजुअली ऑन चेस्ट एंड स्टोमक, इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा लाल धब्बा टाइप का। ठीक, खांसी होगा। ठीक, फिर मसल्स एक, मतलब ऐसा लगेगा कि पूरा बॉडी दर्द, शरीर दर्द कर रहा है, हर जगह दर्द करेगा, कुछ करने का तो मन नहीं करेगा, लेकिन दर्द भी बढ़िया करेगा देह हाथ। ठीक, माथा तो दर्द करना ही है। नॉजिया, वोमिटिंग, सर, सर घूमे चक्कर खाए, वही होगा, सर घूमेगा चक्कर खाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि वॉमिटिंग होगा। ठीक, अब डायरिया और कंस्टिपेशंस, या तो कभी डायरिया हो जाएगा, मतलब अब सोच लीजिए कभी रुकेगा नहीं, तो कभी पूरा पूरी रुक जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होता है इसमें, समझ रहे हैं। तो कभी इतना पतला होगा कि रुकेगा नहीं, कभी पूरा पूरी रुक जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफाइड जो वहाँ पर हम बोले थे वही चीज़ यहाँ पर है, कुछ नहीं है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन एक मिनट हम थोड़ा सा लेक्चर का ड्यूरेशन को देख लेते हैं, क्योंकि लंबा होगा तो फिर दिक्कत है, नहीं ठीक है हम कर सकते हैं। हाँ, तो ये देख लीजिए, कॉम्प्लिकेशंस जो पढ़े थे वही और कुछ नहीं है। टाइफाइड कॉम्प्लिकेशंस अफेक्ट रफली 10% ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट एंड टिपिकली मैनिफेस्ट देमसेल्स बाय 3 वीक्स। अब कहने का मतलब, हम इसको अगर इंक्यूबेशन पीरियड देखें, मतलब कब तक पता चल जाता है, तो नॉर्मली 3 वीक्स है। अब हेपेटाइट क्या हो सकता है इसमें देख लीजिए, लीवर का इन्फ्लामेशन हो सकता है, लीवर को बहुत बढ़िया से इफेक्ट कर देता है, यानी हेपेटाइटिस लीवर इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस का मतलब, अब हेपेटाइटिस जो है किससे होता है, हेपेटाइटिस बी से होता है। ठीक, तो लेकिन कभी कभी टाइफाइड के कारण भी आपको हेपेटाइटिस होता है, यानी लीवर में इन्फ्लामेशन होता है। फिर मायोकार्डियाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स। शॉक, इन एडिक्वेंसीज ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, यानी ब्लड वॉल्यूम कम रहेगा तो शॉक लगेगा आपको। अब इंसिफेलोपैथी, यानी कि ब्रेन डिजीज कॉज कर सकता है। फिर एनीमिया, यानी रेड ब्लड सेल काउंट होगा। और टाइफाइड में जनरली प्लेटलेट काउंट जो है कम होता है, यानी प्लेटलेट का नंबर जो है, प्लेटलेट का नंबर जनरली कम होता है, ठीक ना। उसके बाद क्या कहते हैं, कॉलिसिस्टाइटिस, यानी फ्लूइड एक्यूमुलेशंस इन लंग्स। फिर किडनी इन्फेक्शंस, फिर क्या कहते हैं माइकोटिक एन्यूरिज्म, जिसको कहते हैं मेजर ब्लड वेसल्स इन्फेक्शंस। तो ये इतना डीपली नहीं जाना आपको, नीट इतना डीपली पूछेगा नहीं, जितना हम बताए थे एनसीईआरटी के पॉइंट उसको पढ़ लेना है बस। ये आपको अगर याद रखना है तो रख सकते हैं, डे टू डे लाइफ में काम आने के लिए। ठीक, अब सीरियस टाइफाइड कॉम्प्लिकेशंस में वही बात है जो हम कह रहे थे, क्या हो सकता है,
टाइफॉइड इंटेस्टाइनल परफोरेशंस, जिसको हम क्या कहते हैं, टिप, शॉर्ट फॉर्म में टिप कहते हैं। ठीक, उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमोरेज, यानी कि अब क्या होगा कि इंटेस्टाइन में हेमोरेज हो जाएगा, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग, क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं फिर सोच लीजिए कि डायरिया तो हो ही रहा था, कहीं ना कहीं ब्लड डिसेंट्री शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए आगे देखते हैं। अरे हाँ, चलिए अपने से आ गया। अब रिस्क फैक्टर ऑफ टाइफाइड। अब क्या क्या रिस्क फैक्टर है, एक मिनट देख लेते हैं कि हम्म, सही स्लाइड है। रिस्क फैक्टर ऑफ टाइफाइड, क्या क्या रिस्क फैक्टर है? टाइफाइड अफेक्ट मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल एवरी ईयर एंड पोजेस अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल हैजार्ड्स। तो अब देख लीजिए, इसको इसको हैजार्ड्स माना जा रहा है, समझ रहे हैं? इसको नॉर्मल नहीं, हैजार्ड्स माना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल्स में होते हैं ये। द फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर दैट आर प्रोन टू अटैक टाइफाइड इन द हेल्दी पर्सन्स। अब देख लीजिए क्या क्या चीज़ है जहाँ पर कि जिससे हमको टाइफाइड हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले, अगर टाइफाइड पेशेंट है कोई, तो उसके पास ज़्यादा देर तक बातचीत या गप्पे नहीं लड़ाना है। ठीक, नॉर्मली हालचाल पूछ करके आप जा सकते हैं। ठीक, अगर ज़्यादा देर बैठेंगे तो क्या हो सकता है कि आप में भी इन्फेक्ट हो सकता है। ठीक, अब क्या करना है, विजिटिंग रिलेटिव्स इन टाइफाइड प्रोन एरियाज। अब कोई रिलेटिव्स है, मान लीजिए आपका टाइफाइड प्रोन एरिया में, यानी कि गंदगी वाला एरिया में, जिस एरिया में पूरा गंदगी फैला हुआ, उस एरिया में रहता है आपका कोई रिलेटिव्स, आप वहाँ जा रहे हो, तो इससे क्या हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। फिर कंज्यूमिंग फास्ट फूड इन टाइफाइड प्रोन एरियाज। अब मान लीजिए फास्ट फूड मिल रहा है कोई गंदगी एरिया में, गंदा एरिया में, तो अब वहाँ पर आप जा करके फास्ट फूड कंज्यूम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कंटामिनेटेड वाटर भी ले रहे हैं। और नॉर्मली आप देख लीजिएगा फास्ट फूड का जो ये ठेला वेला होता है, तो वो सब क्या होता है कि फूड को बहुत ज़्यादा सेफ नहीं रखता है, तो इसके वजह से टाइफाइड होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक, अब स्पेंडिंग टाइम विद द टाइफाइड इन्फेक्टेड पर्सन, तो वही बात बोले, अब किसी को टाइफाइड है, आप वहाँ पर जाकर के उससे गप्पे लड़ा रहे हैं कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये सब ज़्यादा नहीं पूछने का, बस पूछ लीजिए, उसके बाद चले जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर आप स्पेंड करेंगे तो आपको होने का चांसेस बढ़ जाता है। वर्किंग एज अ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैंडलिंग साल्मोनेला। अब मान लीजिए आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, लैब में काम कर रहे हैं, और हर हमेशा आप यही काम कर रहे हैं कि टाइफाइड को कंफर्म करने का टेस्ट कर रहे हैं। तो अब ये कंफर्म करने का टेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि साल्मोनेला से आप रोज खेल ही रहे होंगे, तो सोच लीजिए हो सकता है आपको भी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब प्रिवेंशन, कैसे बचें टाइफाइड से? तो अगर टाइफाइड जिसको हुआ है या जिसको नहीं भी हुआ, तो क्या करना है हमको, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है भाई, पानी पीना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। ड्रिंकिंग सेफ एंड हाइजीनिक वाटर, लेकिन साफ पानी होनी चाहिए भाई। एंड वॉशिंग हैंड्स थॉरोली बिफोर इनिशिएशन ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग। तो समझ रहे हैं ना, खाने के बाद भी और खाने से पहले भी हाथ धोना जरूरी है। क्या समझे? खाने के बाद धोए ना धोए, लेकिन खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है। ठीक, अरे भाई खाने के बाद भी धोना जरूरी है। अब टाइमली वैक्सीनेशन जी, तो आपको वैक्सीनेशन लेना, वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, मतलब सुई लेना जरूरी है, इंजेक्शन लेना जरूरी है इसका, टाइम टू टाइम। गुड गुड एंड हाइजीन प्रैक्टिस इन द टाइफाइड इन्फेक्टेड पर्सन्स। अब कोई टाइफाइड इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके साथ अच्छा, उसके आसपास के इन्वायरमेंट को साफ रखना है, साफ सुथरा करके रखना है, ताकि वो भी बच सके। कोई तो चाहता नहीं कि जिसको हो गया वो चले जाए। तो चलिए, अब टाइफाइड अगर होता है तो इसमें क्या क्या खाना चाहिए? नॉर्मली डॉक्टर तो बता देते, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या है, योगर्ट्स खा सकते हैं आप, दलिया खा सकते हैं, दलिया प्रोटीनेशियस है, हम लोग हॉस्टल में बहुत ज़्यादा खाए थे। आप नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि टाइफाइड होने का होगा तभी खाइएगा। फिर कोकोनट वाटर पी सकते हैं, बोटल वाटर, और वाटर मेलन एंड ग्रेप्स, ये सब चीज़ खाना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं, बॉइल्ड बॉइल्ड पोटैटो, यानी कि आलू को उबाल करके खाना चाहिए। ठीक, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा लिक्विड आपको इंजेस्ट करना चाहिए, यानी कि पानी हो या फिर जूस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। फिर वाइट राइस ज़्यादा खानी चाहिए। तो बस इतना था, और क्या, और तो कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, कहानी अब टाइफाइड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो टाइफाइड कहाँ से आया इसके बारे में तो थोड़ा जानना जरूरी है ना। अब देखिए, एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैरी मेलन, यानी कि टाइफाइड का शुरुआत कहाँ से हुआ था और कैसे इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हुआ था।
तो 1 मिनट पहले टाइमिंग देख ले रहे, क्योंकि टाइमिंग देखना बहुत ज़रूरी होता है। 24 मिनट हो गया लगता है, जाएगा आज लंबा। तो देख लीजिए, मैरी मेलन, जिसको निकनेम यानी कि अच्छा नाम कहते हैं क्या, यानी कि मतलब समझ लीजिए कि निकनेम कहने का मतलब ये हुआ कि उसको हम ये नाम से भी जानते थे। ठीक। तो मैरी मेलन नाम की एक महिला थी जिसको हम टाइफाइड मैरी के नाम से जानते हैं। ये कहानी है सितंबर 23 1869 की। कब की बात है? सितंबर 23 1869, अमेरिका की बात है। एक औरत थी जो कि टाइफाइड कैरियर थी, और उसको पता नहीं चल रहा था कि टाइफाइड है या उसमें नहीं है। तो वो एक प्रोफेशनल कुक भी थी, यानी खाना बनाती थी, रेस्टोरेंट कह सकते हैं या फिर मेस चलाती होगी। ठीक। हु यूज टू सर्व फूड फॉर मैनी सेवरल ईयर्स। बहुत साल से वो खाना पका रही थी और सर्व भी कर रहे थे, और खाना के साथ साथ वो क्या कहते हैं, साल्मोनेला साल्मोनेला भी सबको सर्व कर रही थी। तो यानी कि वहाँ से खा खा के जो भी जा रहा था, तो देखा जा रहा था कि भाई टाइफाइड हो जा रहा है, सबको एक ही सिम्टम्स आ रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं खाना में प्रॉब्लम है। तो देख लीजिए पूरा कहानी क्या है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली शी वॉज फ्रॉम अमेरिका बॉर्न। तो कहाँ की थी? अमेरिका की। और कौन सी जगह से? इरिश। बिलीव टू हैव इन्फेक्टेड फ्रॉम टाइफाइड बिटवीन। अब देख लीजिए, वो खाना के साथ साथ मतलब खाना खिलाते खिलाते लगभग 51 से 122 लोगों को एक साथ इन्फेक्ट करवा दी, और उनमें से 3 का कंफर्म डेथ हो गया, मर गया बेचारा। ठीक। तो इसलिए मेस वाले के पास खाइए तो पूछिए कि भैया आपका नेल वेल ठीक ठाक है कि नहीं, और खाना बढ़िया से पकाते हैं कि नहीं। जाके देख लीजिएगा कि अंदर बढ़िया से बनाता है कि नहीं। ठीक। जिंदगी है तो जान है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो अब क्या हुआ कि वो कंफर्म डेथ हो गया। तो अब वहाँ की सरकार, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम असिम्टोमेटिक टाइफाइड। असिम्टोमेटिक कहने का मतलब होता है कि उसमें कोई सिम्टम्स दिख ही नहीं रहा था, कोई लक्षण आ ही नहीं रहा था। तो फिर कैसे आप कहिएगा कि मतलब इसमें टाइफाइड है? और वही बात वही हुआ जब उसको क्वारंटाइन किया गया, तो वो बोल रही थी कि अरे मेरे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है, मेरे को टाइफाइड नहीं है, आप लोग ऐसे ज़बरदस्ती मेरे को पकड़ रहे हो। तो लेकिन फिर बाद में टेस्ट हुआ, पता चला कि सही में टाइफाइड था, लेकिन कैसा था? असिम्टोमेटिक, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा था। समझ रहे? तो उसको एक बार नहीं 2-3 बार क्वारंटाइन किया गया। बहुत ही खतरनाक केस है ये। आप अगर देखना चाहें तो ये है मेरी टाइफाइड जी। समझ रहे हैं? ये देखिए क्वारंटाइन किया गया उसको। ये है मेरी टाइफाइड मैगजीन वहाँ का, और ये फिर मेरी टाइफाइड का असली फिगर है, फोटो है जो कि दिया गया, जो कि हॉस्पिटल में रखा गया था इसको, या फिर क्वारंटाइन किया गया था। सो आज का लेक्चर तो यहीं पर ख़त्म होना चाहिए। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन और बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ तक देखे मेरा लेक्चर को। ठीक। लेकिन शुरू भी किए थे मोटिवेशन से, आज अंत भी सोचते हैं कि मोटिवेशन से कर दें। तो ठीक है, देख लीजिए, सुन लीजिए, शायद काम आ जाए। क्या कहते हैं? ये राहें ले ही जाएगी मंजिल तक, ये राहें ले ही जाएगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा ना होने दिया। समझ रहे हैं? तो अगर हौसला है तो सब चीज़ है। ठीक। ये राहें ले ही जाएगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है अंधेरों ने सवेरा होने ना दिया। समझ रहे हैं? तो बस आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।